हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विटामिन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में। उससे पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल का रखना चाहूंगा। मान लीजिए आपके सामने दो डिफरेंट चार्जेस हैं जिनके ऊपर जिनका चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है, बट उनका नेचर है वो बिल्कुल सेम है। जैसे दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, जब भी आप इन दोनों के दोनों चार्जेस को करीब रखेंगे तो बच्चों क्या देखेंगे, ये दोनों के दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सबसे पहले ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और सेकंड वाला चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। देन ये दोनों के दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने के कारण एक दूसरे से दूर चले जाएंगे इस तरह से। ओके, सिमिलरली अगर आप दो नेगेटिव चार्जेस को करीब रखेंगे देन क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों के दोनों चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। बट अगर एक पॉजिटिव को दूसरे नेगेटिव चार्ज के करीब रखेंगे देन क्या देखेंगे बच्चों, ये दोनों के दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे इस डायरेक्शन में। ये दोनों के दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ओके, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर हम उसको अच्छे से जानना चाहते हैं देन उसके लिए हमें कूलम्स लॉ को स्टडी करना पड़ेगा। ओके, कूलम्स लॉ हमें हेल्प करता है कि किसी भी पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट चार्जेस के बीच की जो फोर्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए कूलम्स लॉ का हम यूज करते हैं। सो अभी अभी हमने देखा जो दो लाइक चार्जेस है वो हमेशा रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस हमेशा दोनों के दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स के साथ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ ने जिसमें हम दो डिफरेंट पॉइंट चार्जेस को अगर रखें, मान लीजिए एक पहले वाला चार्ज है Q1 और सेकंड वाला चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो डिस्टेंस है हमारे सामने r डिस्टेंस। ओके, चार्ज Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, और ये वाली जो फोर्स होगी ये दोनों के दोनों फोर्सेस हमारे जो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ओके, फोर्स दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन Q1, और यही फोर्स सेकंड वाले चार्ज के भी प्रोपोर्शनल होगी Q2 के। ओके, इन दोनों के दोनों फोर्सेस को अगर हम मिला दें देन हम फोर्स को कह सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 और Q2 की। अगर हम देखें Q1 एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है और Q2 दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, मान लीजिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारे सामने r। ओके, देन कूलम्स लॉ ने हमें स्टेटमेंट दी थी। कूलम्स लॉ कहता क्या दोनों के बीच की जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मींस इस इन दोनों के दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। इसको हम इस तरह से मैथमेटिकली लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² भी आप कह सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ओके, सेकंड वन स्टेटमेंट क्या थी इसकी बच्चों। सबसे पहले ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है r², और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट की। ओके, यहाँ पर F जो हमारी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस Q1 और Q2। अगर हम इन दोनों के दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट वन इक्वेशन ले ले और इसको हम सेकंड वन इक्वेशन ले ले, देन हम इसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं बच्चों। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r²। Q1 Q2 ओवर r², और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद हम इसके सामने यहाँ पर लगाएंगे K एक कांस्टेंट। Q1 Q2 बाय r², Q1 Q2 बाय r², ये होगी हमारी जो फोर्स, वो होगी इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r²। यहाँ पर बच्चों K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं इसको, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, ये K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट्स की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहती है, और K किसके बराबर होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये एक मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम हो, एयर हो, देन हम उसके लिए कह सकते हैं यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है इतनी वाली वैल्यू होगी, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, सॉरी, कूलम स्क्वायर। ये कांस्टेंट की वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर इन दोनों के बीच में मीडियम वाटर हो जाए या फिर अदर लिक्विड मीडियम हो जाए
देन ये इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिफर कर सकती है। ओके, सो आगे हम देखेंगे यहाँ पर इस केस में बच्चों हमने सिर्फ और सिर्फ कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड फोर्स ही हमने निकाली है। अब हम इसकी डायरेक्शन को भी अगर हम देखना चाहें देन हम कैसे उसको देख सकते हैं बच्चों। सो उसके लिए हमें वेक्टर नोटेशन में जाना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे सामने फिर से वही Q1 Q2 जो दो डिफरेंट चार्जेस है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है, बट नेचर दोनों का सेम है। सो फर्स्ट वन चार्ज Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो एक रिपल्सिव फोर्स होगी। तो जिसके कारण ये वाला Q2 चार्ज है इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो यहाँ पर Q1 चार्ज ने Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाई, Q2 के ऊपर फोर्स लगाई, उसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों। सो यहाँ पर F चार्ज ऑन टू सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। सो F21 के साथ हम इसको डिनोट करेंगे। ओके, सो इसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। ओके, सो इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएंगे। सिमिलरली जो Q2 चार्ज है Q1 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी एक रिपल्सिव फोर्स को लगाएंगे, जिसका जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, उसके जो हम डिनोट करते हैं चार्ज ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ओके, चार्ज ऑन Q1 ड्यू टू Q2 वो भी हम उसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम उसकी वैल्यू को अगर लिखना चाहे देन फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड, वेक्टर नोटेशन में अगर हम लिखना चाहें देन कूलम्स लॉ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 चार्ज ऑन फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट एंड Q2 चार्ज ऑन सेकंड वन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये तो हमें इसका मैग्नीट्यूड दे देगा। ओके, सो ये होगा उसका मैग्नीट्यूड। बट अगर हम इसकी डायरेक्शन को मेंशन करें देन इसको हम यहाँ पर डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए एक पोजीशन वेक्टर हम यूज कर सकते हैं 1 2, R12 इसके ऊपर कैप लगा देंगे, देन ये हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो हम जानते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पर हमारे सामने ये फर्स्ट वन जो टर्म है उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी और सेकंड वन जो है उसकी जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी R12। ओके, सो जो भी होगा हमारा इस डायरेक्शन में R12 कैप होगा। ओके, सो सेकेंडली सॉरी R12 इस डायरेक्शन में होगा R12। ओके, सो यहाँ पर इस डायरेक्शन में R21 होगा R21। और उसकी जो वैल्यू है अगर हम लिखना चाहें देन हम उसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों। सो उसके लिए मैं यहाँ पर F21 के साथ इसको डिनोट करूंगा, क्योंकि सेकंड वन चार्ज जो फर्स्ट वन चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा चार्ज ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट वन, देन वो किसके बराबर होगी F21 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 चार्ज ऑन फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन सेकंड वन ऑब्जेक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देन डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू R21। इसके ऊपर यहाँ पर हम कैप को लगा देंगे, सो जो हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके दे देगा। ओके, सो ये होगी इसकी डायरेक्शन और ये होगी उसकी मैग्नीट्यूड। ओके, सो ये उसकी मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन के साथ जब भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे देन हमें एक वेक्टर नोटेशन में कूलम्स लॉ मिल जाएगा। ओके, सो बच्चों हमने देखा अभी अभी दोनों के दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है। बट अगर हम R12 को R21 के साथ अगर हम रिलेशन देखें देन ये दोनों की दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। ओके, सो R12 इज ऑपोजिट टू मींस नेगेटिव साइन हम उसके साथ लगा देंगे, R12 इज इक्वल टू R21। सो इसका मतलब जो F12 हो जाएगी बच्चों, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ओके, सो इसके ऊपर हम वेक्टर नोटेशन को डिनोट कर देंगे। सो कूलम्स लॉ हमेशा न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। सो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो हमने न्यूटन थर्ड लॉ क्लास 9th में ही स्टडी किया हुआ था। ओके, सो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, दोनों के दोनों डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा बट उनकी डायरेक्शन वो होगी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। तो जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये थी हमारी कूलम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन। ओके, सो ये दोनों दोनों एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों डिफरेंट कूलम्स लॉ के कूलम्बिक फोर्स के बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने पड़ेंगे उसको कैसे देखेंगे। सो दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स को एक्सर्ट करेंगे, बट उनका जो नेचर होगा मैग्नीट्यूड सेम होगा बट उनका जो नेचर होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, सो अट्रैक्टिंग दो डिफरेंट चार्जेस हो गए
देन अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और दो सेम डायरेक्शन सेम चार्जेस हो गए, सेम लाइक चार्जेस हो गए, देन जो वो एक दूसरे को ऊपर रिपल्सिव फोर्स को लगाएंगे। ओके, सो फोर्स सेम टाइप के अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे, मैग्नीट्यूड उनका सेम होगा, बट उनकी डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। ओके, सो ये थी हमारी कूलम्स लॉ के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने याद रखने हैं। नेक्स्ट है बच्चों, आगे हम यूनिट ऑफ के देख लेते हैं। सो यूनिट ऑफ के अभी अभी हमने देखा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को देखा लिया था, देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके यूनिट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। सो इसके यूनिट को निकालने के लिए मैं कूलम्स लॉ का ही फॉर्मूला यूज करूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ओके, सो इसके हमने यूनिट को निकालने हैं और बाकी सारी सारी जो टर्म्स है उसको हम राइट साइड की ओर शिफ्ट कर लेंगे। सो एफ आर स्क्वायर Q1 Q2, सो ये होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कह देते हैं। ओके, सो ये होगा हमारा के। सो ये वाला जो फोर्स होगी इसको हम न्यूटन के साथ डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस जो दो डिफरेंट चार्जेस के बीच की जो डिफरेंट होगी डिस्टेंस होगी उसको मीटर में डिनोट करते हैं, मेजर करते हैं। डिवाइड बाय Q1, फर्स्ट वन चार्ज के ऊपर जो चार्ज होगा Q कूलम में होगा, और सेकंड के ऊपर भी कूलम होगा। सो देन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का जो यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर ये सिंबल को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसको हम बोलते हैं, और इसके यूनिट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बिल्कुल ही ऑपोजिट होगी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के यूनिट हमने किए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे बच्चों, ये होगा मीटर सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये हो गए हमारे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एप्सिलॉन नॉट के जो यूनिट होगी, इसकी जो वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर होगी। ओके, सो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर होगी, जो कि इस एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी के यूनिट्स होगी। ओके, सो आगे हम बात करेंगे कोलम्बिक फोर्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। सो कोलम्बिक फोर्स हमारी अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर दोनों के दोनों चार्जेस सेम हो गए, देन उनके बीच में जो फोर्स होगी वो होगी रिपल्सिव फोर्स। अगर दोनों के दोनों चार्जेस अनलाइक चार्जेस हो गए, देन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके बच्चों, सो आगे हम देखेंगे ये कोलम्बिक फोर्स है, जो हमारी फोर्स है वो एक रिपल्सिव फोर्स होती है और सेंट्रल इन नेचर होती है। सेंट्रल इन नेचर का मतलब क्या होगा बच्चों, अगर ये दोनों के दोनों चार्जेस इस तरह से हमारे सामने पड़े होंगे, देन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो इस दोनों के दोनों लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर उसके अलोंग की होगी। ओके, सो सेंट्रल इन नेचर होगी। अगर अट्रैक्टिव होगी तो भी इस डायरेक्शन में होगी, अगर वो रिपल्सिव होगी देन वो भी इस डायरेक्शन में होगी। इन दोनों के दोनों चार्जेस के ऊपर जो उसकी लाइन ज्वाइनिंग होगी उसके अकॉर्डिंगली हम उसको देते हैं। सो क्योंकि कोलम्बिक फोर्स सेंट्रल इन नेचर होती है। सो जैसे ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो चार्ज है वो अगर इंक्रीज कर जाए, देन कोलम्बिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कोलम्बिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस होती है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही कोलम्बिक फोर्स वो ज्यादा लगाएंगे, और ये डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, क्योंकि हम जानते हैं अभी हमने कूलम्ब लॉ के फॉर्मूला से देखा एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम उसके बीच के में फोर्स होगी। ओके, सो डिफरेंट मीडियम के कारण जो उनके बीच की जो फोर्स है वो भी डिफर कर सकती है। ओके, क्योंकि ये मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है। बच्चों अगर हम देखें दो डिफरेंट चार्जेस है हमारे सामने जिनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। ओके, सो इनके बीच की जो वन कूलम दोनों के ऊपर चार्ज है, अगर हम इसके बीच की जो फोर्स को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते तो कैसे कर सकते हैं। सो फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम कूलम्स लॉ का ही सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ओके, सो चार्ज ऑन फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट कितना है 1 कूलम, चार्ज ऑन सेकंड वन ऑब्जेक्ट कितना है वो भी 1 कूलम, और इनके बीच की अगर मान लीजिए हमारे सामने जो डिस्टेंस है हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए 1 कूलम ले लें, 1 मीटर ले ले सॉरी, सो इसका 1 मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अभी अभी हमने देखा इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, 9 × 10⁹ न्यूटन के 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू थी 1 कूलम के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय 1 स्क्वायर। सो इसको फाइंड आउट करने के बाद हम अगर हम सॉल्व करेंगे देन हम देखेंगे दो 1 कूलम पॉजिटिव 1 कूलम चार्जेस के बीच की जो फोर्स होगी 9 इंटू 10 टू दावर 9 न्यूटन के बराबर होगी। 9 इंटू 10 टू दावर 9 न्यूटन के बराबर इनके बीच की फोर्स होगी। अगर ये दोनों के दोनों चार्जेस सेम चार्जेस है, मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, देन इतनी रिपल्सिव फोर्स बन जाएगी, पॉजिटिव नेचर की होगी। ओके, बट अगर ये दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के मींस एक के ऊपर प्लस का साइन है, एक के ऊपर माइनस का साइन है, तो इसका मतलब जो हमारी फोर्स आएगी वो आएगी नेगेटिव ऑफ 9 इंटू 10 टू दावर 9 न्यूटन के बराबर। 9 इंटू 10 टू दावर 9 न्यूटन के बराबर जो हमारी फोर्स आएगी। हम एफ अगर हमारे सामने फोर्स जो आए पॉजिटिव नेचर में आए, तो उसका मतलब होता है ये एक रिपल्सिव फोर्स है। ओके, ये एक रिपल्सिव फोर्स है, ये एक रिपल्सिव फोर्स होगी। और अगर मान लो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो चार्ज है वो डिफरेंट है, मींस अनलाइक चार्जेस है, उसके इसमें हमारी जो फोर्स आएगी वो होगी हमारी नेगेटिव फोर्स होगी। सो जिसके कारण फोर्स की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, सो जिसका मतलब ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ओके, सो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी। सो इसकी फोर्स का जो साइन है वो ही हमें बता देगा कि हमारी फोर्स अट्रैक्टिव होगी या फिर हमारी फोर्स वो रिपल्सिव होगी। ओके बच्चों, सो हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल को हम यूज करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। मान लीजिए हमारे सामने दो डिफरेंट चार्ज सफियर है, स्मॉल चार्ज सफियर है। ओके, सो एक के ऊपर चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरे के ऊपर चार्ज है माइनस ऑफ 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर। दोनों के दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे 0.2 न्यूटन के बराबर। सो हम इसकी जो फोर्स की इनके बीच की जो डिस्टेंस है हम उसको फाइंड करना चाहेंगे। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है, एक स्फीयर के ऊपर चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम। ओके, सो 1 माइक्रोकूलम किसके बराबर होता है बच्चों? ये होता है 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 मीटर के बराबर होता है। ओके, बट माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6। सो इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर Q1 चार्ज होगा वो होगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम माइनस ऑफ 6 कूलम। और Q2 चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 माइक्रोकूलम, मींस इसके 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम के बराबर, बट इसका जो नेचर है वो नेगेटिव है। ओके, सो दोनों के दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स कितनी लगा रहे हैं? 0.2 न्यूटन एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। देन हमारी जो फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 जो हमने न्यूटन सॉरी कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला अभी अभी हमने डिस्कस किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इस फोर्स की वैल्यू हमें दी गई है, सो 0.2, सो इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 चार्ज ऑन फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट कितना है? 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वन ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है वो 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6। ओके, सो डिवाइड बाय इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने निकाल कर लानी है। सो इसको हम एज इट इज आर स्क्वायर ही हम बोल देते हैं। ओके, सो आर स्क्वायर की वैल्यू को अगर हम निकालना चाहते हैं देन इसको हम इस साइड पर ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। देन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.4 को 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.32 आ जाएगा। 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6, इसका मतलब बेस सेम होने की वजह से पावर जो हमारी एड अप हो जाएगी। ओके, सो 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 जो हमारे सामने इसका आंसर बन जाएगा। ओके, सो इस इन डेसिमल को इस नंबर को हम इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 ये वाली है और 10 टू द पावर 9 ये वाली है। सो इसको सोल्व करने के बाद हमारे सामने माइनस ऑफ 3 आ जाएगा और ये होगी हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू। बट अगर आर की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, जो भी हमारा जो आंसर, मान लीजिए यहाँ पर एक्स हमारा आंसर आएगा और इसको हम अंडर रूट कर देंगे, देन वो होगा हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, सो ये दोनों के दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स कौन सी नेचर की होगी बच्चों? तो यहाँ पर हमारे सामने जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव साइन में आया, तो इसका मतलब कौन सी नेचर की होगी ये फोर्स? आप मेरे को बता सकते हैं जल्दी से, अगर कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी अभी हमने इसका टॉपिक डिस्कस किया था, जब भी फोर्स हमारी जो पॉजिटिव होगी, फोर्स होगी पॉजिटिव साइन की, तो इसका मतलब जो वो होगी हमारी रिपल्सिव नेचर की। ओके, सो अगर फोर्स होगी नेगेटिव नेचर की तो हमारी फोर्स होगी किस नेचर की? नेगेटिव साइन के साथ अट्रैक्टिव नेचर की होगी।
ओके, सो ये दोनों के दोनों चार्जेस, दोनों के दोनों स्फीयर एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, एक स्फीयर ने जितनी फोर्स लगाएगा दूसरे स्फीयर के ऊपर वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा 0.2 न्यूटन, बट उनकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी, क्योंकि ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। सो इस तरह से हम इजिली कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बच्चों। अभी तक अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो देन मेरे के चैनल को जल्दी से आकर सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एप्लीकेशंस ऑफ द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को हम कहां पे भी हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। दो डिफरेंट चार्जेस के बीच जो भी हमारे चार्जेस है एट रेस्ट पोजिशन के ऊपर, मीन्स वो एक जगह पर स्टेशनरी है, देन उसके बीच की जो फोर्स को अगर हमने निकालना है, वेदर इट इज अट्रैक्टिव वेदर इट इज रिपल्सिव, उसको निकालने के लिए हम कूलम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कैपेसिटेंस को, जो डिफरेंट कैपेसिटर की जो स्टडी का जब हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट्स में, वहां पर भी हम कूलम्स लॉ के जो फोर्स है उसको हम यूज कर सकते हैं। सो कूलम्स लॉ इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ कैपेसिटर्स व्हिच आर डिवाइसेस दैट स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने वाले जो कैपेसिटर्स है उनके बीच में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो स्टोर करेंगे, उसको डिटरमिन करने के लिए हम कूलम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, किसी भी एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको फाइंड आउट। मान लीजिए ये हमारे सामने एक पॉजिटिव चार्ज है और जहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज किस क्षेत्र तक ही हमारे दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स को लगा रहेगा, देन उसकी जो वैल्यू उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम कूलम्स लॉ का यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम कूलम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बच्चों हम बात कर ले लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्स लॉ। कुछ एक एडवांटेजेस कुछ एक एप्लीकेशन हमने अभी अभी कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ी, बट इसके कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी है, लिमिटेशंस भी है। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? नंबर वन, ये जब भी हम कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन जब भी हम लिखना चाहते हैं देन हम इसके जो चार्जेस है उसको कुछ एक डिस्टेंस के साथ अज्यूम करके चलते हैं, वो सेपरेटेड है। ओके, सो अजम्पशन वर्क्स वेल फॉर द स्मॉल डिस्टेंस। अगर दो चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस है, मान लो उनके बीच की जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर के करीब उनके बीच की डिस्टेंस है, अगर 1 किलोमीटर उनके बीच की जो करीब करीब इसकी डिस्टेंस है, इतनी ज्यादा डिस्टेंस के कारण हम इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए कूलम्स लॉ का नहीं यूज कर सकते। सो वहां पर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो लेस एक्यूरेट हो जाएगा। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट बच्चों आगे हम बात करेंगे सेकंड लिमिटेशन के बारे में। सो सेकंड लिमिटेशन क्या होगी? ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम नहीं अप्लाई कर सकते। ये इस फोर्स को, इस कूलम्स लॉ को यूज करना है देन हमें दो डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के बीच की फोर्स को हम निकाल सकते हैं। पॉइंट चार्ज मींस जो कि हमारे वेरी स्मॉल साइज के चार्जेस होते हैं, उसके बीच की फोर्स को ही हम सिर्फ और सिर्फ निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर दो डिफरेंट बिगर साइज बॉडीज हो देन उनके बीच में जो फोर्स होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए इस कूलम्स लॉ का यूज नहीं करेंगे, देन ये हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा। ओके, सो क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, अगर ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट हो, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से 1 किलोमीटर तक की डिस्टेंस अगर एक दूसरे से दूर हो, देन दूर जाकर ये दोनों के दोनों चार्जेस वेरी पॉइंट साइज की फॉर्म में एग्जिस्ट करना, फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो देन लार्जर डिस्टेंस के लिए हम चार्ज डेंसिटी को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रिलेटिव मोशन। ये बच्चों रिलेटिव मोशन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। हम बात करते हैं इस फोर्स को, कूलम्स लॉ को यूज करने के लिए ये दोनों के दोनों चार्जेस रेस्ट पोजीशन पे हो देन ये कूलम्स लॉ को हम यूज कर सकते हैं। रिलेटिव मोशन मींस अगर दोनों के दोनों चार्जेस डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे देन कूलम्स लॉ को वहां पर हम नहीं यूज कर पाएंगे। सो ये थी हमारी थर्ड लिमिटेशन। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बच्चों इस चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से जाकर बेल आइकन को जल्दी से जाकर प्रेस कर दीजिए और कोई भी आपकी क्वेरी हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाकर पूछ लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।